भारत में जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक सोशल सेफ्टी नेट है। आप कह सकते हैं एक तरह का सुरक्षा कवच। ये कुछ बहुत ही जरूरी कानून हैं जो मुश्किल घड़ी में ना उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाते हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये पूरा सुरक्षा जाल आखिर काम कैसे करता है। जरा सोचिए, अगर किसी को काम पर कोई चोट लग जाए और उस वजह से वो काम पर ही ना जा पाए तो क्या होगा तब। ये एक ऐसा डर है जो हर वर्कर और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल टेंशन बन सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि एक वर्कर का सबसे बड़ा डर क्या होता है। फिर बात करेंगे भारत के सोशल सेफ्टी नेट की। इसके बाद हम दो बहुत ही जरूरी एक्ट्स को देखेंगे, एक 1923 का एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन एक्ट और दूसरा 1948 का इंश्योरेंस वाला एक्ट। और आखिर में इन दोनों में क्या फर्क है उसे भी समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सोशल सेफ्टी नेट की। और यहां सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये सोशल सिक्योरिटी आखिर है क्या चीज। देखिए, सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जो उन एम्प्लॉयज़ की मदद के लिए बनाया गया है जो मान लीजिए बुढ़ापे की वजह से या किसी बीमारी या किसी डिसेबिलिटी की वजह से काम नहीं कर पा रहे। सीधा सा मकसद बस एक है, ये पक्का करना कि उनकी लाइवलीहुड, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो इस सोशल सिक्योरिटी की कहानी में पहला बड़ा कानून आता है एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। अब देखिए, नाम से ही साफ है ना। ये खास तौर पर काम से जुड़ी दुर्घटनाओं मतलब एक्सीडेंट्स के लिए बनाया गया था। इस कानून का जो सबसे मेन पॉइंट है ना, वो है एम्प्लॉयर की डायरेक्ट जिम्मेदारी। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को काम के दौरान चोट लग गई तो उसका कॉम्पेंसेशन, उसका मुआवजा देना सीधे सीधे कंपनी या मालिक का काम है। तो अब सवाल आता है कि ये एक्ट कवर किसे किसे करता है। अच्छा, तो इसमें आते हैं फैक्ट्री, माइंस, डॉक्स और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग, साथ ही मोटर व्हीकल के ड्राइवर्स, हेल्पर्स और मैकेनिक्स भी। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो लोग भारत में भर्ती होकर विदेश में काम करने जाते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन हाँ, इसमें आर्म्ड फोर्सेस के लोग और कैजुअल वर्कर्स नहीं आते। यहाँ ना एक बहुत ही मजेदार लीगल पॉइंट है। कॉम्पेंसेशन के लिए दो शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। चोट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? अराइजिंग आउट ऑफ का मतलब है कि चोट और काम के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो, जैसे मान लीजिए किसी वर्कर पर मशीन गिर गई। और इन द कोर्स ऑफ का मतलब है कि चोट काम के माहौल की वजह से लगी हो, जैसे खदान की धूल की वजह से धीरे धीरे फेफड़ों में कोई बीमारी हो जाना। अच्छा, अब ये कानून डिसेबिलिटी को दो तरह से देखता है। पहली है पार्शियल डिसेबलमेंट। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी चोट जिससे किसी एम्प्लॉई की कमाने की कैपेसिटी कम हो जाए। ये टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी। और दूसरी होती है टोटल डिसेबलमेंट। ये ज्यादा सीरियस सिचुएशन है। इसका मतलब है कि चोट ऐसी लगी है कि एम्प्लॉई अब वो कोई भी काम नहीं कर सकता जो वो एक्सीडेंट से पहले कर सकता था। तो सवाल यह है कि टोटल डिसेबलमेंट कैलकुलेट कैसे होती है। इसका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर किसी को कई चोटें लगी हैं तो हर चोट से कमाई में कितना % लॉस हुआ उसे जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए एक हाथ खोने से 60% लॉस हुआ और 4 उंगलियां खोने से 50%, तो टोटल कितना हुआ? 110%। तो जैसे ही ये टोटल 100% या उससे ज्यादा हो जाता है उसे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मान लिया जाता है। अब अगर काम से जुड़ी चोट की वजह से किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो इस कानून के तहत एम्प्लॉयर को उसकी फैमिली को कम से कम 1,20,000 रुपए का मुआवजा देना ही होगा। और अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का केस है तो मिनिमम कॉम्पेंसेशन है 1,40,000 रुपए। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। टाइम के साथ ये पूरा सिस्टम और बेहतर हुआ और अब हम बात करेंगे दूसरे बड़े सेफ्टी नेट की, जो है द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब ये जो 1948 का एक्ट है ना, ये 1923 वाले से काफी अलग है। ये कॉम्पेंसेशन नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस स्कीम है। मतलब इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों अपना अपना हिस्सा, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हैं। और ये सिर्फ चोट ही नहीं बल्कि बीमारी, मैटरनिटी, इन सब सिचुएशंस को भी कवर करता है। और इसका दायरा भी काफी बड़ा है। ये उन सभी नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। बाद में तो इसे शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। ये उन एम्प्लॉयज को कवर करता है जिनकी मंथली सैलरी 21,000 रुपए तक है। और अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके लिए ये लिमिट 25,000 रुपए है। तो ये जो ईएसआई फंड है, इसमें पैसा आता कहां से है?
इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर देता है सैलरी का 3.75% और एम्प्लॉई का करता है सिर्फ 0.75%। तो दोनों के इस योगदान से ये सेफ्टी नेट मजबूत बनता है। तो इस इंश्योरेंस के बदले में मिलता क्या क्या है? देखिए, इसमें 6 मेन बेनिफिट्स हैं। मेडिकल बेनिफिट यानी इलाज का खर्चा, सिकनेस बेनिफिट बीमारी में सैलरी, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डिपेंडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं जैसे फ्यूनरल का खर्चा। तो अब जब हमने दोनों एक्ट्स को समझ लिया है तो चलिए अब दोनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों सोशल सेफ्टी नेट्स में मेन फर्क क्या है। अगर हम कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। 1923 वाला एक्ट सिर्फ एक्सीडेंट से हुई चोट या मौत पर बेस्ड है और सारा पैसा एम्प्लॉयर देता है। ये एक तरह का कॉम्पनसेशन है। वहीं 1948 वाला एक्ट वो बीमारी, मैटरनिटी, चोट सबको कवर करता है और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों पैसा डालते हैं। मतलब ये एक इंश्योरेंस है। स्कोप की बात करें तो 1923 वाला कुछ खास इंडस्ट्रीज तक ही सीमित है, जबकि 1948 वाले का दायरा कहीं ज़्यादा बड़ा है, जिसमें दुकानें और होटल भी आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों एक्ट्स भारत में वर्कर्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के दो बहुत मजबूत पिलर्स हैं। एक कॉम्पनसेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है तो दूसरा इंश्योरेंस के। लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल एक है, मुश्किल समय में काम करने वालों को एक सहारा देना। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। आज के समय में जब गिग इकोनॉमी की वजह से काम करने का तरीका ही बदल गया है, तो क्या ये जो लगभग 100 साल पुराने सेफ्टी नेट्स हैं, ये भविष्य के लिए तैयार हैं? इन्हें कैसे बदलना होगा ताकि ये नए दौर के वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकें? खैर, इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की पॉलिसीज को शेप देगा।